बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुल्क के हालात आपके सामने है। एक जानिब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहे हैं जिनके अंदर मुल्क की मईशत के हवाले से भी बड़े कंसर्न शो किए जा रहे हैं। मुल्क की जो दाखिली सूरत हाल है उस हवाले से भी एक मसला दरपेश है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो डिबेट पहले रही वही शायद अब दोबारा जन्म ले रही है कि क्या वजह है कि तमाम तर अश्योरेंसेस के बावजूद, तमाम तर बातों के बावजूद, तमाम तर गारंटीज के बावजूद आज भी मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको ये लगता है कि हालात उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह होने चाहिए। और आज भी इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि ये जनरल बाजवा का ही सेटअप चल रहा है। गो के जनरल बाजवा के घर जाने के बाद इमरान खान साहब ने तोपों का रुख उनकी तरफ कर दिया और अब भी वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत को बदनीति की वजह से निकाला गया था। लेकिन सवाल यह है कि एक जानिब उन्हीं की जमात के लोग कहते हैं कि ये हालात बहुत बेहतर है, मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब कुछ और बात करते हैं। अब एक तरफ फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी भी वही सेटअप चल रहा है। फिर फवाद चौधरी साहब एक ट्वीट करते हैं कि कराची के अंदर पहले एस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हुआ कि ताकत में आना चाहिए, फिर उन्होंने एमक्यूएम को बनाया। अब उनके मुताबिक गवर्नर सिंध को आगे रख के, यानी उनको ये टास्क दिया गया है कि दोबारा तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए फिर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है। ये फवाद चौधरी साहब का और इमरान खान साहब की जमात का कहना है। लेकिन क्या ये हो रहा है? दूसरी तरफ तनकीद ये भी हो रही है कि जी, अगर मईशत के हवाले से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कोई कंसर्न है तो ये तो देख लीजिए, ये तो फिर वही बात है कि वो पाकिस्तान के उन मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं जिनसे बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लिंक्ड है पाकिस्तान की इकोनॉमी से, या जो इकोनॉमी है वो एक पिवट का किरदार अदा कर रही है, यानी सेंट्रल रोल है उसका, तो फिर आप उसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से या मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट से कैसे दूर रख सकते हैं? ये तनकीद भी समझ से बालातर है। ये हालात अपनी जगह मौजूद हैं और इमरान खान साहब की जानिब से मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि अगर 2023 में इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब की जमात जीत कर वापस आएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? अपने मुल्क के सियासी मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है जनाब तारिक फजल चौधरी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जनाब इरशाद भट्टी साहब, द वन एंड ओनली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी अजमत बहुत ज्यादा है, मैं हमेशा कहता हूँ। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब से भी इस हवाले से जानेंगे क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि बेग साहब भी जाती तौर पर जानते हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जरा आपसे आगाज करना चाहूंगा, क्या ये बात अब तकवीत इसको दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? एक वो वक्त था जब आप अपोजिशन में थे, आप कहते थे कि इदारे हुकूमत के पीछे से हट जाएं और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ही ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हट जाए इस पीडीएम की हुकूमत के पीछे से, तो ये पीडीएम की हुकूमत सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये तासुर, मैं बार बार कहता हूं कि ये जोर पकड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि जब आप इलेक्शन की तरफ कंसेंसस नहीं डेवलप करेंगे या नहीं जाएंगे तो उससे भी ये तासुर डेवलप होता है कि आप इक्तदार में रहना चाहते हैं और आप इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि आपको पता है कि आप इमरान खान की जमात को हरा नहीं सकते। ये असर जायल नहीं हो रहा बल्कि ये शायद जोर पकड़ रहा है। पीडीएम के पास ऐसा क्या है जो कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी हुकूमत आपके जोरे बाजू पर है या आपके महज इत्तेहादियों की सपोर्ट पर खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, इमरान खान साहब के जिस बयान का आपने हवाला दे के मुझसे सवाल पूछा है, ये बयान और इसके साथ साथ और जो मुतअद्दिद बयानात इमरान खान साहब तवातर से देते आ रहे हैं, जब से हमारी हुकूमत बनी उस वक्त भी और जब वो ख़ुद हुकूमत में थे उस वक्त भी, उनके बयानात की जो संजीदगी है उसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग किस तरह देखते हैं, मैं उसका इज़हार एक शेर में कर देता हूँ कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान के झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान के झूठ जाना, वरना खुशी से मर ना जाते अगर यकीन होता, एतबार होता, उनके एतबार होता, तो उनके अगर उनके अपने लोगों की कैफियत ये है, यानी
बयान देना, उसके बाद कह देना कि मेरा मतलब कुछ और था, इससे पहले मैं कुछ और कह रहा था, अब मेरा मतलब ये है, यू टर्न को बड़े लीडर्स की निशानी करार देना और कामयाबी की दलील करार देना। हालांकि यू टर्न बुनियादी तौर पर मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपने उसूली मौक़िफ़ से इनहराफ होता है। कोई भी बड़ा लीडर कभी अपने उसूली मौक़िफ़ से इनहराफ नहीं करता। सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, बाकी मुतज़ाद बयानात से इमरान खान साहब की सियासत भरी हुई है। इसलिए ये उनका कहना जनाब कि आज जो PDM की गवर्नमेंट है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी है, फलां खड़ी है। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या क्या गुफ्तगू की। उन्हें कभी एक पेज पे कहा, कभी कहा जनाब हम सब एक हैं, सब कुछ उनके अपने इत्तेहादी इस वक्त कहते रहे हैं, उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं कि हमें किसने मशवरा दिया था जनाब कि इमरान खान का साथ दो। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि वो सारी बातें सच्ची हैं, सबको पता है। लेकिन जब साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा घर जाते हैं, उसके बाद उनके बारे में क्या कह रहे हैं, तो मैं उस पेंडोरा बॉक्स में जाना नहीं चाहता कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से माजी में, हाल में या आगे मुस्तकबिल करीब में क्या गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बड़ी वाज़ेह और साफ़ बात है कि इमरान खान साहब की एक इंतहाई नालायक और एक इंतहाई आप ये कहें कि बैसाखियों के सारे चलने वाली हुकूमत थी, इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत थी। उसने हर चीज़ की तबाही की और ऐन पाकिस्तान के आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक उन्हीं सियासी जमातों ने जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिल के इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई थी, वही हमारे साथ खड़ी हुई हम हुकूमत में हैं। जितने बाइख्तियार और आइनी वज़ीर आज़म वो थे अखलाकी, सियासी या आइनी हवाले से, उतने ही अखलाकी, सियासी और आइनी हवाले से बाइख्तियार वज़ीर आज़म हम हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ खाब के पर लगे हुए थे, सिंपल मेजॉरिटी आपके पास भी नहीं थी। भी ऐसी सूरत हाल है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास तमाम इख्तियारात हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया मेरे पास इख्तियार ही नहीं था, सारे फैसले कहीं और होते थे। मुनीब साहब, आपको पता है मैं बड़ी शाइस्तगी से गुफ्तगू करने वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं एक जुमला सिर्फ कह देता हूँ कि मैं वफाकी वज़ीर रहा हूँ अपनी हुकूमत में। अगर बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं 5 साल काम करता रहा और आज जब मैं वज़ीर नहीं हूँ तो मैं ये कहूँ कि बतौर वज़ीर मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, तो मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं 5 साल बतौर वज़ीर क्यों काम करता रहा। ये बात मैं उस वक्त कहता वज़ीर आज़म को कि जो आपने मुझे वजारत दी हुई है और जो इसके साथ 18 महकमे हैं, मेरे पास इख्तियार नहीं है इसे अपने पास रखें। मैं क्या सिर्फ झंडा लहराने के लिए, मिनिस्टर एनक्लेव में रहने के लिए, मरात लेने के लिए वज़ीर रहा हूँ 5 साल? ये इंतहाई गलत बात है। मैंने अपने ऊपर रख के की, ये इंतहाई गलत बात है कि आप बतौर वज़ीर आज़म आप 4 साल आपने काम किया, आपकी सूबों में हुकूमत रही, और क्या उस वक्त पाकिस्तान अगर आपके हाथ में नहीं था, आप वहाँ विराजमान किस लिए थे? आप उसी वक्त कहते जी मैं जा रहा हूँ घर। जो एजेंडा तब्दीली का और बहुत बड़े इनकलाब का ख्वाब दे के मैं इक़्तिदार में आया हूँ और मैंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनके ऊपर मैं काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा इख्तियार कुछ नहीं है। लिहाजा अगली दफ़ा आऊँगा जब इख्तियार मिलेगा। ये इखलाकी बददियानती है, सियासी बददियानती है, उसका मैं बड़ी एहतराम करता हूँ, लेकिन तारीख हमारे मौजूद नहीं, बहुत मजबूत दलील है। आज़म के पास इक़्तिदार में होते हुए भी इख्तियार नहीं रहा। और ये बात इमरान खान साहब तो आप कह रही है ना, ये बात तो मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत कहते रहे, मुतअद्दिद दफ़ा कहते रहे हैं कि इख्तियार कहीं और होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज के हालात में इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट है और अगर एस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा ले तो आपकी हुकूमत भी नहीं रह पाएगी। क्या आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत बगैर किसी सहारे के चल रही है? देखिए, इमरान खान साहब ने अगर ये जुमला कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा ले तो आपकी हुकूमत भी नहीं रहेगी, इसका मतलब ये है कि उनकी हुकूमत पीछे तो वो एतराफ़ कर रहे हैं ना कि हाथ था। एक बात। दूसरी बात ये है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब का आपने कहा कि उन्होंने भी ये बात कही है, जी मान रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का आपने हवाला दिया। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब मुतअद्दिद दफ़ा जो बात करते हैं और तवातुर से करते रहे वो ये है कि सियासी अमल में और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लिमान के अंदर कोई भी गैर आइनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये मियां नवाज शरीफ साहब का पहले दिन भी मौक़िफ़ था, आज भी यही मौक़िफ़ है। गैर आइनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर काम करे जिसका तयन जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये बात मुख्तलिफ है। और ये कहना कि बतौर वज़ीर आज़म मैं बिल्कुल बेइख्तियार था और उसके बावजूद मैं वज़ीर आज़म रहा, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैंने आपको कहा ये अखलाकी तौर पर बददियानती है, सियासी बददियानती है, आइनी बददियानती है। और मैं आखिरी बात कह दूँ, जो आपने हमारी हुकूमत के हवाले से 2 दफ़ा सवाल किया, बिल्कुल एक बाइख्तियार हुकूमत है। हम अपने फ़ैसले अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के, मुशावरत के साथ
और यकीनन एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, देखिए जो जो मालूमात पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों के पास है, मैं एक और बात कर रहा हूँ, मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, एक लहर आपको दोबारा नज़र आ रही है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो आपके मददगार होते हैं और क्यों ना मदद करें। वो क्या इस मुल्क की सलामती के सामने नहीं है? उसको अब ये उसको अब क्या ठीक है, वो अगर नहीं होंगे तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी, बड़ी गलत बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा भट्टी साहब। वैसे तो आपको जरा मुतातब हो जाना चाहिए, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब की हुकूमत है और उनका हल्का भी इस्लामाबाद में है, और उन्होंने अभी बताया कि उनकी हुकूमत बहुत बाख्तियार है। तो अपना तजिया पेश करते हुए जरा एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। रिहाइश तो वैसे आपकी भी उधर ही है, लेकिन फिर भी जरा एहतियात कीजिएगा। मुझे ये बता दें, इन्हें एमनेस्टी हासिल है। ठीक है, अच्छा इनको एमनेस्टी है, ठीक है, वो भट्टी साहब आपको पता ताकतवर आदमी है। लेकिन भट्टी साहब मुझे ये बता दें कि आज अगर मफाहमत नहीं हो रही बहुत से मामलात के ऊपर, सिक्योरिटी के मामलात है वो आपके सामने है, मईशत के ऊपर है, अगर वाकई हमारे मुल्क के अंदर एक बात है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट भी समझती है कि बड़ी वसी बुनियाद पर एक कंसेंसस होना चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, उसके अंदर रुकावट कौन है? हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी रुकावट है या उनकी जमात रुकावट है। इमरान खान साहब कहते हैं इनसे बात नहीं हो सकती जब तक इलेक्शन ना हो। तो मुफाहमत में रुकावट कौन पैदा कर रहा है आपके नजदीक? देखिए, मेरे लंदन से हमसे बराह रास्त, यानी आकाओं के देश में से हम महकूमों से बराह रास्त मुखातब होने वाले अजीम इंसान, आपके सवाल पे आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरा भाई मोहसिन बेग, पता है आपको ये बुरे वक्त का मेरे मोहसिन है, जब तक मेरा भाई मोहसिन बेग अल्लाह लंबी उम्र दे, आपकी साजिशें नाकाम होंगी। मैं दूसरी बात ये है कि मैं डॉक्टर फजल चौधरी साहब से इब्तदा करना चाहता हूँ, और उनकी, यानी आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं 27 किलोमीटर वाली में हूँ, तो उन्होंने आज एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा है कि जब बंदा इक़्तिदार में हो और इक़्तिदार से निकलने के बाद वो ये कहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, तो ये सियासी, आइनी और इखलाकी बददियानती है। भाईजान, ये मेरा भी यही है कि कोई एक तो हो जो बाहर आके कहे कि भाई सारी नाकामियाँ मेरी थी, सारी कामयाबियाँ मेरी थी। कोई एक हमें नहीं मिलता ऐसा। और ये जुमला अपने पास रिकॉर्ड करके रखिएगा, शायद हमें अपने भाई तारिक फजल चौधरी साहब को कहीं सुनाना पड़ जाए। दूसरी बात यह है कि खूबसूरती देखिए इस मुल्क की कि आज इमरान खान कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट जाए तो पीडीएम हुकूमत गिर जाएगी। कल ये कह रहे होते थे कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट जाए तो इमरान हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। दूसरा, आपने एक और बड़ा जुमला बोला कि पीडीएम के पास है क्या। वो मुझे फिल्म याद आ गई जिसमें वो सारे गिनवा के एंड पे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, और वो आगे क्या जवाब देता है वो आपको पता ही है। ना बयानियाँ हैं, ना कारकर्दगी है, ना रोड मैप है, ना विजन है, ना पॉलिसी है। अब आ जाए कि मफाहमत में कौन है जो रुकावट बन रहे हैं। ये सारे भाईजान आपने देखा है, पिछले 4 साल हो गए हैं, 8 महीने मेरे ख्याल से इनको हो गए हैं, पौने 4 साल इमरान खान साहब को थे। किसी एक पर, पाकिस्तान पर ये इकट्ठे हुए, मईशत पर ये इकट्ठे हुए, कश्मीर पर ये इकट्ठे हुए, टड्डी दिल पर ये इकट्ठे हुए, कोरोना पर ये इकट्ठे हुए, जीबी मामले पर क्या ये इकट्ठे हुए, सैलाब पर क्या ये इकट्ठे हुए, किसी आफत पर, किसी खुशी पर, किसी गमी पर ना इकट्ठे इन्होंने होना है, ना होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसमें से आप मार्जिन दे दें जिसको जितना आपका एक अपना तजिया होगा कि उसमें कौन ज़्यादा कसूरवार है, कौन कम। मेरा एक अपना है कि उसमें कौन, लेकिन कसूरवार सारे हैं। और बदकिस्मती से आज हम जिस जगह पहुंचे हुए हैं ना 2023 शुरू आज के अगर हालात देख ले, मुझे जरा आज बताए ना कि आज कौन रुकावट है। अगर चले मुल्क के बारे में सोचा जाए, इलेक्शन भी होना है, वो जो जीतेगा उसको इक़्तिदार में भी आने का हक है, लेकिन आज कौन रुकावट है? भाईजान, अगर तो पीडीएम की जाहिर है इमरान खान साहब का उसमें बहुत बड़ा किरदार है इसमें, लेकिन अगर पीडीएम का हम तजिया, पीडीएम का पैमाना लें जो ये अपोजिशन में थे, तो हुकूमत रुकावट है। हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। जो जितने केसेस झूठे सच्चे वो एक अलहदा बात है, जितना जमा तफरीक इस वक्त हो रही है वो इसके बाद कौन बैठेगा एक दूसरे के साथ।
मामला जहाँ तक पहुँचे हुए हैं, कौन बैठेगा एक दूसरे के साथ? लेकिन बैठना चाहिए यार। हम जो हाल मैं अभी बता रहा था, जो हाल 2023 के शुरू में हम पहुँचे हैं, जो हाल आज हमारा है, हमारी मईशत का, यानी मुल्क अगर टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं कर चुका तो गरीब आदमी कर गया टेक्निकली डिफ़ॉल्ट, सफ़ेद पोश कर गया टेक्निकली डिफ़ॉल्ट, इंडस्ट्री कर गई है टेक्निकली डिफ़ॉल्ट, और आटा, गंदम, ज़रूरियात ज़िंदगी टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। और ताजर, ब्यूरोक्रेट्स, तनख्वाहदार, सारे जितने भी हैं जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं या जो रिज़्क़ हलाल खाते हैं, वो आज उनसे पूछ लीजिए कि वो सारा महीना किस तरह खींच के सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बुरी सिचुएशन है, इस पर इकट्ठे तो होना चाहिए। आप कहते हैं जिम्मेदार सारे हैं, मतलब सियासी जमातें या सियासी कायदीन जिम्मेदार है। मैं जरा इसको मोहसिन बेग साहब के पास लेके जाऊंगा। बेग साहब, एक तो ये फरमाइएगा सर, आपका माशाल्लाह आप यू आर वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन, मुझे ये बताइए ये तासुर इमरान खान साहब दे रहे हैं, और अब एक जमाने में जैसे जब पीडीएम ऑपोजिशन में थी तो ये कहते थे कि ऑपोजिशन बार का एक ही मुतालबा कि जी हट जाए एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत के पीछे से, तो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। लेकिन आज हालात ये है कि इमरान खान साहब ऑपोजिशन में है, वो कभी असेंबली तोड़ने की बात करते हैं पंजाब की, कभी केपी की, एक उससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, लेकिन उनकी डिमांड ये है कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन बार बार मुतजाद बयानात आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया, फवाद चौधरी ने कहा बड़ी बेहतरी है, फिर फवाद चौधरी ने कहा नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट दोबारा रोकने के लिए तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर सबको वापस इकट्ठा करवा रही है। फिर इमरान खान साहब के साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी ये कहते हैं कि जी ये तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं वही बाजवा साहब का सेटअप चल रहा है। आज का सेटअप जो भी है सियासी तौर पर, क्या आपके नजदीक मुकम्मल तौर पर सियासी है? बहुत शुक्रिया मनीब, मैंने दोनों दोस्तों की बातें सुनी। बेसिकली जो इमरान खान साहब का बेसिकली एजेंडा है वो ये है कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या फाइनेंशियली, वो ना आने दी जाए, क्योंकि जो भी इनके पीछे है वो गेम इंशाल्लाह कभी ना कभी खुल जाएगी, पब्लिक के सामने आ जाएगी। वो ये चाहते हैं कि इसी तरीके से अनसर्टिनिटी रहे, लोग कंफ्यूजन का शिकार रहे, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर सब परेशान है, फाइनेंशियली हालात इसलिए बेहतर नहीं है कि क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने नहीं दी जा रही। और जहां तक उनका कहना कि जी स्टैब्लिशमेंट उनके दौर में, वो खुद बारहा कह चुके हैं, सबको पता है कि स्टैब्लिशमेंट और खासकर जो उस वक्त के डीजीआई थे वो किस तरीके से इसको चला रहे थे, और उन्होंने खुद से भी बहुत सारे काम ऐसे किए जो इमरान खान साहब शायद हो सकता है ना करना चाहते हो। लेकिन बेसिकली मुनीब साहब, होता यह है कि हर शख्स, प्राइम मिनिस्टर जो है या किसी इदारे का जो सरबराह होता है, उसके पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन इख्तियारात होना और चीज़ है और इख्तियारात का इस्तेमाल करना और चीज़ है। अगर आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखते तो फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं करते। अब आ जाते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए इस वक्त ये जो बाकियात थी खान साहब के दौर की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने बहुत गंद डाले रखा। पिछले 7-8 माह में उन्होंने क्या इंट्रिग्स की, क्या कुछ नहीं किया। इवन आर्मी चीफ क्या तैनाती के ऊपर जो कुछ साजिशें की, और 2 महीने 3 माह ऐसा एक फसाद बर्पा करके रखा और कंफ्यूजन फैलाया। और पाकिस्तान में शायद एक ही टॉपिक रह गया था। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी ईपीडी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट मिल रही है नाजायज तरीके से, उनकी हुकूमत जैसे खान साहब की थी। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई आइडियल गवर्नमेंट नहीं है, हालात आइडियल नहीं है। आपके फाइनेंशियली जो क्राइसिस है मुल्क में, उसमें कोई इन्होंने आके तबाही नहीं मचाई, वो एक तसलसल था। और हाँ, इसमें शक नहीं है कि इनको जब आके हुकूमत करनी पड़ी, और इनके पास भी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि ये दिनों में या महीनों में उसको कंट्रोल कर ले, तो उसको टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 4.25 साल का गन था, वो 8 महीने हो सकता था। और जहां तक अभी आपने उनका खान साहब की जो तकरीर सुनाई, आप देखें वो आईएमएफ का मुआहदा इन्होंने किया, सबोटाज भी फिर इन्होंने किया, जिसमें शौकत तरीन साहब की ऑडियो आपके सामने है। फिर जो पेट्रोल प्राइस कम कर दी गई जाने से कुछ दिन पहले, वो कॉस्ट कर गई उस मुआहदे को। अब वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे,
और मुआहदा आगे से कंटिन्यू नहीं हो रहा, और उसी वजह से जो आपके बाकी डोनर्स हैं वो आपको पैसे ही नहीं दे रहे कि IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है। अगर IMF का प्रोग्राम चल पड़े तो बाकी डोनर्स भी आपको पैसे देंगे, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आएंगे। लेकिन खान साहब का और उनके इंटरनेशनल हैंडल्स का ये बिल्कुल फर्म ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए तो आपके फाइनेंशियल हालात बेहतर नहीं होते। और ये जो इलेक्शन मांग रहे हैं, आपने भट्टी साहब से पूछा मुफाहमत का, देखें मुफाहमत कंडीशंस पे नहीं होती। इलेक्शन अगर फर्ज करें आज ऐलान हो तो 3 महीने बाद होंगे, और अगर 3 महीने बाद और 5 माह बाद क्या फर्क है। और दूसरी बात यह है मुनीब साहब, इनसे ये भी पूछ लें खान साहब से या PTI से कि अगर फर्ज कर ले कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाते और गवर्नमेंट नहीं बना पाते फेडरल में या बाकी जगह पे, तो ये क्या फिर सड़कों पे होंगे, फिर यही मुतालबा होगा कि रिकाउंट करो, दोबारा इलेक्शन कराओ। ये मुसलसल ये डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं पाकिस्तान को और गवर्नमेंट को। तो ऐसे हालात में ये एक शख्स के ऊपर कैसे एतबार किया शायद होगा तो ऐसे ही ये जिसको आप बता रहे हैं, शायद अगर इमरान खान साहब इलेक्शन ना जीत पाए तो शायद होगा कुछ इस तरह से, क्योंकि वो उनकी पूरी जमात का ये तासुर है कि सबसे मकबूल है और कोई ताकत, सियासी ताकत ऐसी नहीं जो उन्हें इलेक्शन हरा सकती है 2023 के अंदर। बहरहाल इस हवाले से जरा मजीद बात करेंगे, क्यों इमरान खान साहब के हवाले से जितनी रेवलेशन सामने आती हैं, जो बातें वो फरमाते हैं, उनसे एक मुख्तलिफ तासुर मिलता है। वो ये भी कि शायद इमरान खान साहब खुद को रेलिवेंट रखने के लिए भी बहुत से मामला के ऊपर जानबूझकर कमेंट करते हैं कि शायद सियासी तौर पर वो अपनी अहमियत जो है उसको बनाए रखें, और उनको शायद मौका भी मिल रहा है क्योंकि मुल्क की मईशत के हालात ऐसे हैं। इस हवाले से सबके कंसर्न हैं। अभी भट्टी साहब ने भी कहा कि आम आदमी पिस गया, तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, आम आदमी वाकई पिस चुका है। एक ब्रेक के बाद दोस्तों मजीद बात करते हैं हमारे साथ। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब, मैं जरा मुझे थोड़ा सा आपका इस पे कमेंट जरूर चाहिए कि क्या इमरान खान साहब ये कभी ये ऑडियोज और वीडियोस का जिक्र छिड़ जाता है वो कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलें अब आपके सामने है, कब को वीडियोस की भी बातें हो रही हैं। मैं तो खुद कंडेम करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी चीज बिल्कुल वायरल ना हो, लेकिन ऑडियोज आती है, बहुत सी चीजें फिर इमरान खान साहब के जमात है उसकी जानिब से कहा जाता है कि नहीं जी, कोई कहता है फेक है, फिर इमरान खान साहब खुद दफा में आ जाते हैं कि नहीं वो तो खातून खाना है जो साबिक खातून अव्वल थी, उनके बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, या उनके बारे में ये हो रहा है, हम मुआशरे के अंदर क्या फैला रहे हैं। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत रही तो कोई बख्शा नहीं गया उनकी जमात के जो रुफका हैं या उनके जो लोग हैं या उनकी जो एक सोशल मीडिया पे एक पूरी ब्रिगेड है उसके ऑनस्लॉट से या उसके अटैक से। आज इमरान खान साहब ये तमाम बातें कर रहे हैं, क्या लोग भी इनसे कन्विंस होते हैं, उनका फॉलोअर कि हाँ जी नहीं ये ऑडियो आ गई, इसका कोई अहमियत ही नहीं है, उसके अंदर जितनी मर्जी अहम बात हो या जितनी मर्जी इंक्रिमिनेटिंग बात हो कि वो उससे बहुत से मामला के ऊपर सवाल उठते हैं, लेकिन लोग शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आपके नजदीक इमरान खान साहब की जमात का ये सिर्फ मौक़िफ़ है कि नहीं लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, या नहीं लोगों को फर्क पड़ता है जब वो कुछ बातों के बारे में उन्हें इल्म होता है या वो ऑडियो लीक आती है? देखिए भाईजान, ऑडियोज की बात अगर हम करें तो ये दो तरह की हैं। एक वो है जो जिसमें कुछ फॉर एग्जांपल जिसमें इमरान खान साहब कह रहे होते हैं कि आज़म खान को लेट्स प्ले इट साइफर पर, जिसमें इमरान खान साहब की और असद उमर साहब, आज़म खान और शाह महमूद कुरैशी की ऑडियो है, और जिसमें शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ की ऑडियो है जिसमें अपने दामाद की बात कर रही होती हैं, जिसमें वुज़रा की ऑडियो है अय्याज सादिक साहब की, जिसमें ये सारी मैं मुबैना कह रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता है कि ये सही हैं, जिसमें बुशरा बेगम की ऑडियो है कि हर एक को गद्दारी से जोड़ दो, जिसमें बुशरा बेगम की ऑडियो है वो घड़ियों के हवाले से, या जिसमें बुशरा बेगम की ऑडियो है हीरे की अंगूठी के हवाले से या कोई पैसे के हवाले से। ये वो ऑडियोज़ हैं जिनमें अगर ओवरऑल हम स्टांस लें तो सारों को रिकॉर्ड करना और रिलीज़ करना काबिल मुज़म्मत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये फिर भी डिस्कस की जा सकती हैं कि भाईजान हम आपको किस लिए किन कामों के लिए भेजा करते हैं और आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, किन धंधों में पड़े हुए हैं। आपने तो हमारे मसाइल हल करने थे,
हमें हमारे जो इस मुल्क के मसाइल थे वो हल करने थे। एक है दूसरी ऑडियोस जो पर्सनल लाइफ के हवाले से हैं। मैं तो उसमें ख़ुद को क्वालिफाई नहीं समझता, ना मैं इस काबिल हूँ कि उन पर बात कर सकूँ, और वो नहीं होनी चाहिए। वो हर लिहाज से शर्मनाक हैं। हालांकि ये एक बड़ा वज़नी दलील है कि जो बड़े सियासतदान होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, या अगर वो इस तरह के कोई पकड़े जाएं तो उनको सियासत में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन जब हम फिर शुरू से देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ चंद एक होंगे शरीफ लोग हैं, बहुत होंगे शरीफ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो फिर इस कसौटी पर पूरे नहीं उतरते। तो मैं तो उस पर डिस्कस नहीं करता, और ये काबिल मजम्मत भी है, शर्मनाक भी है, और बिलो द बेल्ट भी है। दूसरा, आप कहते हैं कि तीसरा सवाल का जो हिस्सा था, मैं मुख्तसर उस पर बात करूं कि आप कहते हैं कि क्या उनको फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता भाईजान। अब हम पोजीशन ले चुकी है पूरी कौम, एक तरफ है, एक तरफ है। उनमें से भी वो निकाल लेते हैं, फेक का कर लेते हैं। कुछ थोड़े लोगों पे फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा पे नहीं फ़र्क पड़ता। दूसरी बात है कि जब भी इमरान खान साहब के हवाले से कोई चीज़ आती है, आप फॉर एग्जाम्पल तोशा खाना देख लें, ताज़ा मिसाल, बहुत हमने डिस्कस किया तोशा खाना। लेकिन जब दूसरी तरफ से तोशा खाना नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत वापस चेयरमैन नैब को भेज देती है और कहती है कि हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है, तो फिर वो उधर से बात होती है कि भाईजान एक तरफ हलाल, दूसरी तरफ हराम। जब इसी तरह 1100 अरब के जो करप्शन स्कैंडल्स हैं, वो जब एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग वो लगी हुई है ड्राई क्लीनिंग मशीन, और दूसरी तरफ आप इमरान खान के ममनुआ फंडिंग से मनी लॉन्ड्रिंग निकाल रहे हैं, तो वो लोग नहीं मानते। जब एक तरफ सिर्फ 500 केसेस नैब के एक तरमीम से मुस्तफीद हो जाती है, दुनिया के 50 करोड़ से कम वाले जो हैं वो नैब के दायरा कार से बाहर है, तो फिर दूसरी तरफ अगर आप इमरान खान पे कहते हैं कि वो बनी गाला का घर रेगुलराइज करवा दिया और फलाना हो गया, तो वो नहीं लोग मानते। जब एक तरफ आप सारे जो जमानतों पर हैं वो वजीर और मशीर और मुआवनीन बन जाते हैं, तो दूसरी तरफ आप उन पे जाते हैं, तो फिर लोग नहीं मानते। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि देखिए, बदयानती या चोरी या उसके अंदर अगर आप को वादा खिलाफी करते हैं अपने मनसब से, तो वो जो 1 रुपए का जो है धोखा, उसकी भी उसको वो उतना ही काबिल मजम्मत है, और जो 100 रुपए का है वो भी उतना ही काबिल मजम्मत है। अगर इमरान खान साहब अपने नाजायज घर को रेगुलराइज कराते हैं अपने इक़्तिदार की वजह से, या ताकत में होने की वजह से, या ताकतवर लोगों से ताल्लुक होने की वजह से, तो क्या वो जायज हो जाएगा? इसी तरह अगर कोई और वजीर आजम रहा है, अगर उसने तोशा खाना से फायदा उठाया, तो वो ये कहे नहीं फलाने ने मुझसे ज्यादा उठाया, मैंने तो कम उठाया। ये जायज तो दलील नहीं है। या ये कोई ये तो नहीं कह सकता कि वो उसने कम पैसे लिए, इन्होंने ज्यादा लिए। किया तो दोनों ने गलत है बड़ी साहब। नहीं, आपने जो सवाल किया था मुनीब भाई, वो ये किया था कि क्या उनके हामियों को कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, या इमरान खान साहब की जमात के अलावा कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। आपने ये सवाल नहीं किया था कि ये गलत है या सही। बिल्कुल गलत है। 1 रुपए की, 1 चुवानी की भी गलत है, 1 लाख 1000 की भी गलत है। और मेरा अक्सर ये मानना है कि जब आप ऊपर होते हैं, बड़े होते हैं, लीड कर रहे होते हैं कौम को, उस वक्त आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, 4 आने का भी, 4 करोड़ का भी। लेकिन भाईजान, अगर बनी गाला घर रेगुलराइज करवाना जुर्म है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा जो 40 अरब मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो रेगुलराइज कराना भी बुरा है। पनामा लीक्स रेगुलराइज कराना भी बुरा है। टीटी लीक्स भी रेगुलराइज कराना बुरा है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब लोगों के पास कंपैरिजन करने के लिए कोई हो ना, तो उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आखिरी वही बात कि अब लॉजिक का जमाना नहीं रहा, दलील का जमाना नहीं रहा, ये अकीदत का है, हर एक की पसंद नापसंद का है। अब वो इससे आगे निकल गई है सियासत। जो उनके साथ खड़े हैं उनके साथ हैं, जो उनके साथ खड़े हैं लॉजिक का शायद जमाना नहीं रहा। और आपने कहा लोगों ने अपना ज़हन, मेरे साथ क्या लोगों ने वाकई ज़हन बना लिया और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तोशा खाना का मामला निकल आए, कोई बलगारी के कोई सेट का मामला निकल आए, घड़ी का निकल आए, बनी गाला रेगुलराइज कराने का मामला निकल आए, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। और लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तो इमरान खान साहब की जानिब से अगर किया गया है तो इसकी नौयत कम है या इसकी वैल्यू कम है। जिस तरह भट्टी साहब ने कहा किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलराइज करा ली है, किसी ने और कोई टीटी का केसेस है जरदारी साहब का, तो वो खत्म हो गया। तो ये उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, इनका मैग्नीट्यूड कम है, लिहाजा लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। मुनीब साहब, बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं कि फर्क पड़ता है और फर्क पड़ रहा है, और फर्क आपको आगे पड़ता हुआ नजर भी आएगा।
उसकी वजह मैं बता देता हूं कि खान साहब ने या उन दोनों जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने उनके ऊपर खान साहब ने हमेशा यही कहा चोर हैं, डाकू हैं, करप्शन के किंग हैं, और ये गर्दान वो रोज पिछले काफी अरसे से टेलीविजन पे पब्लिक रैलीज में बयान करते आ रहे हैं। अब खान साहब ने अपना ये पोस्चर दिया, और वो एक जो जज साहब थे उन्होंने इनको सादे कमीन करके इन्होंने कहा मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा हूं और मेरे अंदर कोई मॉरली करप्शन नहीं है और कोई फाइनेंशियली करप्शन नहीं है, और मैं ब्लू बर्ड टाइप आदमी हूं जिसमें कोई गलती नहीं है। अब क्या हुआ कि इनके साथ जो लोग जुड़े, इनके जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर थे, उनको थोड़ा झटका लगना शुरू हुआ कि मॉरली कितना करप्ट आदमी है, फाइनेंशियली उसकी करप्शन देखें। किसी में सलाहियत होती है अरब रुपए चोरी करने में और किसी में सलाहियत होती है 1 रुपया चोरी करने में। ये जिस कैरेक्टर का आदमी था यही चोरी कर सकता था। इसके लिए 2 करोड़ भी बड़े पैसे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी मांग पिन के इधर उधर से खाया। अब जब ये उनके लेवल पे आएगा और ये थोड़े दिन रुक जाइए, कोर्टों में केस आगे हुए, ये ट्रायल बड़ी स्पीड से चलेंगे क्योंकि ओपन एंड शट केस है। और ये जो ऑडियो की बात आपने इनसे सवाल किया था, क्यों नहीं फर्क पड़ता जी? आप ऐसी गैर अखलाकी गुफ्तगू या हरकत करेंगे तो वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। आप पब्लिक से वोट लेते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, मुझे इलेक्ट करो, तो ऐसे शख्स को इलेक्ट करते हैं। पहले तो कौम को पता नहीं था, अब पता चल रहा है चोरी का भी और गैर इखलाकी हरकत का भी। और जब ये उनके लेवल पे आएगा, पीटीआई उस लेवल पे आएगी, इमरान खान उस लेवल पे आएगा जहां पे ये बाकियों को ठहरा रहा है, और इसने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी भी चोर है, नून लीग भी चोर है। ये जब उनके लेवल पे आएगा तो इसको पता चलेगा कि वो जिनको ये सारी जिंदगी से चोर कहता हुआ आ रहा था, उनके वोटर और सपोर्टर ने इन सारे झूठे प्रोपेगेंडे को नहीं माना और उनका वोट फिर भी इंटैक्ट रहा। लेकिन क्योंकि इसका और वोटर और सपोर्टर समझता था कि ये बहुत बड़ा महात्मा है, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, और वो लोग थे जो उनके सपोर्टर नहीं थे, उनको फर्क पड़ेगा। ये आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिए। और ये इलेक्शन इसलिए मांग रहा है कि इसके केस फाइनलाइज ना हो। उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन इमरान खान साहब सियासी इंतकाम का, कि मेरे साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, उसका बयानिया भी बड़ा खूबसूरती से बना लेते हैं। एक ब्रेक के बाद मैं जरा डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा कि ये तमाम बातें अपनी जगह मौजूद, लेकिन इमरान खान साहब आज भी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ केसेस हैं, बल्कि उससे ज्यादा केसेस हैं और मामला सब पीडीएम ने बनाए हुए हैं, और उनका वोटर सपोर्टर शायद यही समझता है कि इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आप खुशामदीद कहते हैं, वक्त कम है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है इमरान खान को, कभी ऑडियोज लीक करके, कभी अखलाकियात के हवाले से बातें करके, कभी उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को लीक करके, और ये समहाउ आप लोग इसके अंदर सारे शरीक हैं। और इमरान खान साहब आपको पता है बयानिया तो बहुत आसानी से बना लेते हैं। आज उनका सपोर्टर ये कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमाम केसेस जो है ये तो पीडीएम बना रही है, इमरान खान साहब इनसे बहुत ऊपर है। देखिए मुनीब साहब, सबसे पहले तो केसेस की तरफ आ जाएं। हमने इमरान खान साहब पे कोई हीरोइन नहीं डाली, जिस तरह झूठी हीरोइन उन्होंने राना सनाउल्लाह खान के ख़िलाफ़ डाली। हमने उनके ख़िलाफ़ उस तरह के झूठे मुकदमात जो ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, दीगर हमारे कई लोग उनके ख़िलाफ़ डाले गए। ना हमने उनको सिर्फ इस बुनियाद पे इक़्तिदार से निकाला कि उनके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है दुबई का, जिसे अकामा कहते हैं, इल्ज़ाम करप्शन का लगाया, घर भेजा अपने अकामे की बुनियाद पे। ये सारी ज़्यादतियाँ तो हमने सही है ना। इमरान खान साहब ने तो अभी कुछ भी नहीं सहा। जो कुछ उन्होंने किया है, जो उनके ख़िलाफ़ केसेस अभी सामने आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिवोल्यूशंस हो रही हैं, उनकी काबीना के जो अफराद के कारनामे सामने आ रहे हैं, और दवाई स्कैंडल से ले कर उसके बाद बेशुमार मालम जब्बा स्कैंडल था, उनके यहाँ पे दवाइयों के अंदर बहुत सारी, कोरोना के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें के ऊपर वो है कि ज़बान खामोश कर ली गई, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और आपको पता है कि बाहर से कितने पैसे आए, जुर्माने कहाँ पे हुए, जो कौमी ख़जाने के अरबों रुपए थे, अरबों रुपए वो कहाँ जमा करा दिए गए। ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, और उनमें से कई केसेस ऐसे हैं जो ओपन एंड शट केसेस हैं। तो अगर इमरान खान साहब हौसला रखते हैं और अगर वो साफ शफाफ अपने आप को कहते हैं तो उनका सामना करें, अदालतों में करें। दूसरी बात, जिस तरह इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर कराया गया,
वो आज पूरी कौम को पता लग गया। और जिस तरह जहांगीर तरीन को वो कुर्बानी की बकरी जो होती है वो बनाया गया, वो सारा पूरी कौम को पता लग गया कि उसके पीछे कौन लोग थे, कैसे इनको जाली तरीके से जाली सादिक और जाली अमीन बनवाया गया। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। देखिए, एक निज़ाम वो होता है जो यहाँ मेरे और आपके सामने चल रहा होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक निज़ाम है जो अल्लाह का निज़ाम है, उसका अपना निज़ाम है। वो देख रहा होता है कहाँ पे कौन ज़्यादती कर रहा है, कौन कितने ड्रामे कर रहा है, कौन किसको मैंने इख्तियार दिया वो उससे तजावुज़ कर रहा है, कौन मेरी दी हुई ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कौन किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त को सिर्फ अपने ताकत के बलबूते पे ख़राब कर रहा है। ये सारी चीज़ें अल्लाह का निज़ाम देख रहा होता है और वो चल रहा होता है, 24 घंटे चल रहा होता है। दुनिया का निज़ाम तो रुक जाता है ना रात को, वो नहीं रुकता। ये मकाफ़ात अमल है, इमरान खान साहब को फेस करना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता, खुदा शायद है, मैं नहीं कहता कि जो उन्होंने ना किया हो वो 1 घंटे की भी सज़ा उनको उस काम की मिले जो उन्होंने ना किया हो। जो उन्होंने करप्शन है, ज़्यादती है, कुछ भी है, 1 घंटे की भी सज़ा उन्हें फालतू ना मिले, लेकिन ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक, ही हैज़ टू फेस द लॉ। और इसके अलावा जो बात अभी आप कर रहे थे, जी मैं आखिरी बात एक कर दूं, जो बात आप कर रहे थे ऑडियो वीडियोज़ की। देखें, लीडर हमेशा जो है, मैं नहीं जाऊँगा उस बहस पे। जो बात हाजी साहब ने की है, शाहद भट्टी साहब ने, मैं इनकी बात से मनोन इसकी तायद करते हुए ये बात कहूँगा। लीडरशिप जो बात होता है ना, जो जैसे कि अभी बेग साहब ने भी बात की है, रोल मॉडल होता है और वो आपकी एक, आप ये कहें कि आइडियल होता है। और मैं भट्टी साहब की एक बात से ज़रूर इख्तलाफ करूँगा। इन्होंने कहा जी कि वो डिवीज़न बन चुकी है, इमरान खान PDM या नॉन इमरान खान। ये 22 करोड़ अवाम में डिवीज़न नहीं बनी, ये डिवीज़न बनी होगी 4 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में। ठीक, बाकी लोग जिन्हें हम अपनी पार्लिमानी ज़बान में कहते हैं साइलेंट वोटर्स, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, न्यूट्रल अंदाज से देख रहे होते हैं, और वो फैसला कौन वोट होता है। ये हर इलेक्शन में मैंने देखा, हर इलेक्शन लड़ने वाला बंदा इस बात की तायद करेगा, उन लोगों पे ज़रूर असर पड़ता है और पड़ा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का करूंगा। बहरहाल ये बहस तो चलती रहेगी, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।